हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक परिस्थितियों के जो प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक परिस्थिति की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और उसके आधार पर हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि सामाजिक परिस्थिति क्या है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी विशेषताओं को भी देखा और उसके बाद जो प्रश्न बनता है वो सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार पर बनता है कि सामाजिक परिस्थिति कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दें, राल्फ लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अब उन्होंने जब 2 भागों में बांटा तो उनका जो पहला जो प्रकार था वो है प्रदत्त परिस्थिति। पहला जो प्रकार है वो है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा जो बताया उन्होंने वो था अर्जित। ठीक है, तो अब हम लोग यहां ये समझेंगे कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है और अर्जित परिस्थिति क्या होती है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति जो हमें समाज द्वारा या सामाजिक परंपराओं द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है, उसे हम प्रदत्त परिस्थिति करते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति अथवा पद जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी भी तरह की व्यक्तिगत गुण या कौशल की, क्षमता की या प्रयास की जरूरत नहीं होती। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परंपराएं, मूल्य अथवा जो भी चीजें हैं, अगर वह उसे कह सकते हैं ऐसे ही दे दे बिना किसी प्रयास के, तो उसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, जबकि अर्जित परिस्थिति में क्या होता है? अर्जित परिस्थिति का मतलब यह होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कुछ विशिष्ट योग्यताओं, कुशलताओं अथवा प्रयास करना पड़ता है, उसे हम अर्जित कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पे हम प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो इसमें पहली जो प्रदत्त परिस्थिति का आधार है वो है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब यह है कि लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष ये 2 समूह हो गए। अब चूंकि भारतीय समाज के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज हैं। तो अब प्रदत्त परिस्थिति का मतलब, अगर मान लीजिए किसी घर में कोई पुरुष यानी कोई बच्चा हुआ वो पुरुष है, ठीक है, लड़का है, तो उसकी सामाजिक स्थिति उस परिवार में जो स्त्री है अथवा लड़की है उसकी स्थिति में हमेशा क्या होगी? ऊंची होगी। ऊंची होगी कि नहीं होगी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग के आधार पे अगर पुरुष है तो हर समाज में उसकी स्थिति ऊंची है। स्त्रियों को अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लिंग के आधार पर जो परिस्थिति प्राप्त होती है स्त्री और पुरुष को, उसे हम लिंग भेद के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण कहते हैं। आगे जो दूसरा आधार है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का वो है आयु भेद। आयु भेद में क्या होगा कि भाई 2 तरह के लोग होंगे, एक होगा अधिक आयु के लोग और दूसरे हो जाएंगे कम आयु के लोग। कम आयु के लोग। अब जो अधिक आयु के लोगों को हमेशा समाज में ऊंचा स्थान मिलता है, भाई उनका सम्मान अधिक होता है, उनको अधिकार अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अधिक आयु के लोगों को कम आयु पर वरीयता दी जाती है।
तो आयु के आधार पर भी हम कह सकते हैं लोगों को शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में विभाजित किया जाता है। और इस आधार पर भी उन्हें जो पद अथवा परिस्थिति प्रदान की जाती है, भाई छोटे भाई को जो घर में पद मिलता है वो जाहिर बात है कि बड़े भाई से नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ये आयु भेद के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण है। तीसरा जो आधार है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का, वो ये है कि नातेदारी। अब नातेदारी क्या है, इसको आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। नातेदारी जिसे हम सामान्य भाषा में रिश्तेदारी भी कहते हैं, तो नातेदारी के आधार पर भी प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति चाहे जो भी हो, वह अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंधित होता है और उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। ठीक है, और जब उनसे संबंधित होने के कारण जो उसे परिस्थिति यानी उनके वजह से यानी नातेदारों के वजह से जो परिस्थिति उसे मिलती है, वह उसकी कैसी परिस्थिति होती है? प्रदत्त परिस्थिति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के आप अपने गांव में या आसपास पड़ोस में जाते हैं या अपने किसी नातेदार के यहां जाते हैं, तो आपको जो पद मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए आप मामा हैं, आप कहीं गए, मान लीजिए अपने बहन के घर गए, यानी बहन के ससुराल गए और वहां आपके जो भांजे भांजी है उसमें से किसी की शादी या विवाह है, उसमें आप गए, तो आप मामा हैं। ये जो मामा का जो पद है ये आपको किसने दिया? और चूंकि जानते हैं कि भाई भांजे के शादी में मामा लोगों का काफी खींच होता है, डिमांड काफी रहती है, मामा जी ढूंढे जाते हैं, भाई कुछ रस्म ऐसे होते हैं जिसे निभाना पड़ता है मामा को, तो उस स्थिति में मामा खोजे जाते। तो अब ये मामा का जो पद वहां और कोई क्यों नहीं गया, क्यों आप ही ढूंढे जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वह जो पद आपको मिला है वह किसके द्वारा मिला है? नातेदारी द्वारा। तो नातेदारी द्वारा भी परिस्थितियों का निर्धारण होता है। और कैसी परिस्थिति का निर्धारण होता है? प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे आप माता हैं, किसी की आप माता होंगी, किसी के पिता होगा, अगर पुरुष होंगे तो भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा, मतलब बहुत सारे नातेदारी ऐसी हैं जिसके आधार पे आपको प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला आधार। अगला आधार है जन्म, यानी जन्म के आधार यानी बर्थ के आधार पर भी आपको परिस्थिति या सामाजिक पद प्राप्त होते हैं। जैसे अब आपका जन्म किस परिवार में हुआ है अथवा किस जाति में हुआ है, वह आपकी परिस्थिति को निर्धारित करेगा। अगर ऊंचे परिवार में हुआ है, संभ्रांत परिवार में हुआ है, उच्च जाति या निम्न जाति में हुआ है, तो उसके आधार पर अगर ऊंची जाति में होगा तो आपकी परिस्थिति हमेशा ऊंची रहेगी और निम्न जाति में होगी तो नीची रहेगी। वैसे परिवार अगर आपका प्रतिष्ठित परिवार है या कह सकते हैं संभ्रांत परिवार है, तो ऐसी स्थिति में आप समाज में आपकी स्थिति हमेशा क्या होगी? अधिक होगी, सामाजिक परिस्थिति ऊंची मिलेगी। जबकि अगर कोई परिवार की स्थिति कमजोर होगी तो आपके परिवार की स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी हो जाएगी? नीची हो जाएगी। तो जन्म के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। और चूंकि जन्म पे किसी का व्यक्ति का तो व्यक्तिगत प्रयास तो होता नहीं, भाई हमारी उसमें कौन सी योग्यता है, कौन सा सहयोग प्रयत्न है, वो तो हमें स्वतः प्राप्त हो गया। इसलिए यह यानी जन्म के आधार पर, नातेदारी के आधार पर, आयुभेद के आधार पर और लिंग के आधार पर हमें जो सामाजिक पद मिले होते हैं वो सब कैसे होते हैं? वो सब प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं। अगला जो आधार है जिसके आधार पर हमें समाज में परिस्थिति प्राप्त होता है वो है शारीरिक विशेषताएं। अब शारीरिक विशेषताओं का मतलब देख लीजिए क्या है कि शारीरिक विशेषताओं में अगर मान लीजिए आपकी शारीरिक जो बनावट है, आप मजबूत हैं, देखने में सुंदर हैं,
आपकी कद काठी, शरीर का बनावट, शारीरिक संरचना, या कह सकते हैं आपकी जो अपीयरेंस है वो अगर प्रभावित करने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊंची परिस्थिति प्राप्त होती है। और अगर आप देखने में कुरूप हैं, दुबले पतले, निर्बल इत्यादि हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको सामाजिक परिस्थिति नहीं चाहिए, है ना। तो अगर केवल शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अगर किसी को अधिक महत्व दिया जा रहा है, अधिक सम्मान दिया जा रहा है, अधिक पद मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाएगी। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल सुंदर लोग हैं, स्मार्ट लोग ही का ही सम्मान होता है, कुरूप लोगों का और काले लोगों का नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अर्जित में है। ठीक है। प्रदत्त में शारीरिक विशेषताओं का प्रभाव होता है। जैसे गांव घर में सुना होगा भाई, अब मान लीजिए कोई पहलवान है, खा पी कर तगड़ा है, तो उसको कहते हैं पहलवान आ गए, पहलवान आया, बैठिए पहलवान जी बैठिए, चाय पानी लाइए भाई। तो ऐसी स्थिति में ये उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्हें समाज में पद मिला है। अगली विशेषता, अगला आधार जो देखते हैं, जाति एवं प्रजाति भी प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप किस जाति में जन्म लिए हैं। जैसे जाति, आप ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हैं, कि क्षत्रिय जाति में है, ठीक है, कि क्षत्रिय जाति में है, कि वैश्य में है, कि शूद्र में। 4 वर्ण थे और इसी के से उपविभाजित होते हुए उपसमूहों का निर्माण हुआ, उपजातियां बनी और धीरे धीरे बहुत से हो गए, लेकिन मूल रूप से ये 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें से आप किस जाति से संबंधित हैं? अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सामाजिक स्थिति वैसे ही ऊंची रहनी है। क्षत्रिय है तो उसका भी अपना पद है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र जाति से संबंधित है तो आप देखते ही हैं समाज में उसकी स्थिति कैसी है। तो जन्म, जाति अथवा प्रजाति के आधार पर अगर किसी के परिस्थिति या सामाजिक पद का निर्धारण होता है तो वह उसके प्रदत्त परिस्थिति का द्योतक है। तो ये थे प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार। अब हम लोग बात करेंगे अर्जित परिस्थिति क्या है। ठीक है। पहले तो हम देख ले अर्जित परिस्थिति क्या है। तो अर्जित परिस्थिति का मतलब यह है अर्जित परिस्थिति पहले देख लेते हैं। अर्जित परिस्थिति जो होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं, किसका योग्यता का, क्षमता का, कुशलता का, ठीक है, या कह सकते हैं प्रयास करना पड़ता हो, तो उस प्रयास, योग्यता, क्षमता और कुशलता के आधार पर जो आपको समाज में पद अथवा परिस्थिति मिली हुई है उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे आप एक छात्र हैं, अब छात्र के रूप में या छात्र या छात्रा है, इस रूप में आपका जो सामाजिक पद का निर्धारण, आप छात्र कैसे बने? छात्र बने भाई, आप स्कूल गए होंगे, प्रयास किए होंगे, एडमिशन कराए होंगे, तभी तो आप छात्र हैं। भाई संस्थागत रूप से अगर सोचिए तो छात्र किसको कहते हैं? भाई जो किसी संस्था में इन्वॉल्व हो, पढ़ने लिखने वाला हो, पढ़ाई लिखाई करता हो, उसे छात्र कहते हैं। लड़का है तो छात्र है, लड़की है तो छात्रा है। तो उसके लिए आपने प्रयास किया कि नहीं किया? अब आप भविष्य में शिक्षक बन गए तो शिक्षक बनने के लिए आपने प्रयास किया कि नहीं किया? अरे भाई शिक्षक बनने के लिए कुछ योग्यता दिखाई होगी, कुछ क्षमता आपके अंदर रही होगी, कुछ कुशलता होगा और आपने उसके लिए प्रयास किया होगा, तब जाके आपकी अर्जित परिस्थिति प्राप्त हुई होगी। तो शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये जितने, यानी जो हम जिसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं, अपनी कुशलता दिखाते हैं, कौशल के आधार पर प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं अर्जित परिस्थिति। ठीक है। कहने अर्जित को, इसको अंग्रेजी में क्या देख लीजिए, इसको अचीव्ड, इसको अंग्रेजी में अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। अचीव मतलब जिसको आपने अचीव किया है अपने प्रयासों से। और प्रदत्त को क्या कहते हैं? एस्क्राइब्ड। एक्सक्राइब्ड का मतलब हो गया जो आपको स्वतः ही प्राप्त हो गया हो।
तो ये थी अर्जित परिस्थिति। अब हम लोग देखते हैं कि अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के कौन कौन से आधार हैं। अर्जित परिस्थिति के जो निर्धारण के आधार हैं वो संपत्ति। अब आपने अपनी योग्यता, कुशलता और मेहनत के बल पे अगर आपने संपत्ति इकट्ठा कर ली है, तो आज के दौर में देख ही रहे हैं भाई, पूंजीवादी युग है, पूंजीपतियों का बोलबाला है, जिसके पास जितनी पूंजी या संपत्ति है उसका समाज में उतना ही वैसा ही स्थान है। तो संपत्ति के आधार पे आपने अभी भाई कोई गरीब है, निर्धन है, अब वो अपनी मेहनत करके, मेहनत से, कुशलता से, योग्यता किसी तरह से अगर संपत्ति अर्जित कर ले, समाज में देख तो पैसे वाले को बड़ा बोलबाला है, तो जिसके पास संपत्ति हो गया वैसे बोलबाला है। तो संपत्ति, ये इसके लिए आपने प्रयास किया, संपत्ति इकट्ठा कर लेता, आपको सामाजिक परिस्थिति निर्धारित हो गई, तो वो अर्जित परिस्थिति होगा। व्यवसाय, अब कहने का मतलब यह है कि आप व्यवसाय में कैसे, अब मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप शिक्षकों को देखते होंगे, डॉक्टर को देखते होंगे, प्रोफेसर्स को देखते होंगे, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों को देखते होंगे, तो व्यवसाय के आधार पे अब भाई उनकी सामाजिक परिस्थिति ऊंची है, उनको लोग सम्मान देते हैं। अब वहीं आप देखते होंगे मजदूर कोई है, ठीक है, कोई नाला साफ करने वाला है, सफाई कर्मी है, तो समाज में उसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक पद जो मिला होता है उसको आप देख ही रहे कैसा है। तो अब आप अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने वाला भाई मजदूर क्या करता है, मेहनत करके सोचता है कि हम बड़े लेवल पे चले जाएं। सभी लोग पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करना चाहते, तो व्यवसाय के आधार पे जो परिस्थिति का निर्धारण होता है वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। शिक्षा, शिक्षा का मतलब जो लोग शिक्षित हैं उनका समाज में जो पद या सामाजिक स्थिति परिस्थिति मिली हुई है वो उनका व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता क्षमता के आधार पे है। तो शिक्षा, अगर शिक्षित हैं तो उनकी परिस्थिति कुछ और होगी, अशिक्षित है तो उनकी कुछ और होगी। ऐसे ही अगला आधार है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का मतलब सीधी सीधी है भाई, पॉलिटिकल अप्रोच आपका कितना है, आप पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपका किसी राजनीतिक दल या राजनेता से संपर्क है, किसी नेता से संपर्क है, तो आप देखते होंगे समाज में उनकी परिस्थिति अलग है, समाज में उसको अलग तरीके से देखा जाता है। जबकि अगर जिनका सामाजिक राजनीतिक पकड़ नहीं होता, राजनीति पहुंच नहीं होती, उन्हें समाज में कैसी स्थिति प्राप्त होती थी। इस राजनीतिक सत्ता के आधार पे भी आप इसलिए देखते होंगे मैक्सिमम लोग राजनीति में लगे रहना चाहते हैं, ताकि जिससे उनका समाज में स्थिति अच्छी बनी रहे। विवाह, विवाह भी सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। आप देखते ही होंगे भाई कि समाज में जब विवाह होता है, ठीक है, जैसे अब विवाह के बाद आपकी परिस्थिति, सामाजिक पद बदल जाते हैं, भाई आप जीजा बन जाते हैं, है ना, साली बन जाती हैं, भाभी बन जाती हैं, बन कि नहीं, सास, ससुर, ये जितने भी सामाजिक पद हैं, ये सब क्या है, किसके आधार पर ये सब मिलता है? ये सारे पद और परिस्थिति विवाह के आधार पर मिलते हैं। तो विवाह भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का एक आधार है। अगला है उपलब्धियां। उपलब्धियां हो सकता है आपने कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल कर ली हो, जैसे हो सकता है आप अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे वैज्ञानिक हो, अच्छे शिक्षक हो। भाई शिक्षक तो बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा शिक्षक होना जिसको बच्चे पसंद करते हो, आप हो सकता है अच्छे लेखक हों, अच्छे साहित्यकार हों, अच्छे संगीतकार हों, कलाकार हों, कवि हों। मतलब कहने का मतलब चाहे आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक या खेलकूद किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है, तो उस आधार पे जो परिस्थिति का निर्धारण होगा वह अर्जित परिस्थिति कहलाएगा। ठीक है, तो ये था अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार। आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति दोनों को अच्छे से समझ लिए हैं, उनके निर्धारण के आधार को देख लिए, तो हम अंतर आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो यही होगा कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है, स्वतः प्राप्त होता है, स्वतः प्राप्त होता है या उसे प्रदान किया जाता है। जबकि अर्जित के लिए क्या करना होता है, हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होती, हमें योग्यता कुशलता दिखाने की जरूरत होती है। तो पहला अंतर यही होगा कि प्रदत्त परिस्थिति हमें स्वतः प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ योग्यता एवं कुशलता दिखानी पड़ती है। अगर दूसरे अंतर की बात करें
तो प्रदत्त परिस्थिति का जो स्रोत है, अगर हम स्रोत के आधार पे बात करें, किस आधार पे? स्रोत के आधार पे बात करें, तो प्रदत्त परिस्थिति हमें कौन देता है? समाज देता है, प्रथाएं, प्रथा के आधार पे भी हमें समाज मिलता है प्रदत्त, ठीक है, परंपरा है, संस्थाएं हैं। इन कहने का मतलब जो स्रोत, सोर्स ऑफ स्टेटस है, वो क्या है? प्रदत्त परिस्थिति का जो सोर्स है वो समाज की प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती है, ठीक है। जबकि अर्जित परिस्थिति का जो स्रोत होता है वह स्वयं व्यक्ति या उसके गुण ही अर्जित परिस्थिति के स्रोत होते हैं, ठीक। तो स्रोत के आधार पे हो गया कि प्रदत्त परिस्थिति का जो स्रोत होता है संस्थागत चीजें होती हैं, चाहे सामाजिक प्रथाएं हो, परंपराएं हो, संस्कृति हो। जबकि अर्जित के लिए कौन सा सोर्स है? व्यक्ति अथवा व्यक्ति के गुण ही उसके अर्जित परिस्थिति के सोर्स होते हैं, ठीक है। आगे अगर तीसरा अंतर देखें तो अर्जित समाज में जो पद अथवा परिस्थिति का निर्धारण होता है, निर्धारण किस आधार पे होता? तो निर्धारण का आधार जो होता है, आप देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति में जो आधार होता है वो कैसे होता है? वो जन्म पर आधारित होता है, लिंग पर आधारित होता है, आयु पर आधारित होता है, जाति प्रजाति पर आधारित होता है, परिवार नातेदारी विवाह पर आधारित होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रदत्त परिस्थिति। जबकि अर्जित परिस्थिति में क्या है कि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति की कितना शिक्षित है, क्या व्यवसाय करता है, राजनीतिक अप्रोच है कि नहीं है, इन सारी चीजों पर, यानी राजनीतिक, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि वह समाज में कैसे पद पे रहेगा, ठीक है। तो शिक्षा, व्यवसाय, ये सारी चीजें क्या है? उसकी अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। अगर बात करें स्थायित्व के आधार पे, अगला जो अंतर होगा वो किस आधार पे करें हम? स्थायित्व। अब स्थायित्व के आधार पे, एक मिनट, अगर हम स्थायित्व के आधार पे करें स्थायित्व के आधार पर अगर हम उसका निर्धारण करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वह तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। स्थायी का मतलब चूंकि इसका निर्धारण प्रदत्त होता है या समाज अथवा सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्वतः प्राप्त होता है तो स्थायी होती है, बहुत दिन तक हमेशा रहता है। जैसे जन्म के आधार पे है तो भाई जन्म तो एक बार ले लिए तो फिर बदलेंगे नहीं। लिंग के आधार पे भाई पुरुष है या महिला है उसमें भी तो परिवर्तन नहीं है, ठीक है। हालांकि साइंटिफिक बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसे आ गए जिसमें जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, चेंज होता है, तो उसमें इसमें नहीं आएगा वो, ठीक है। बाय नेचुरल या बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं इसमें कि जो स्थायी है, और कह सकते हैं कि आप जिस जाति में जन्म ले लिए, आपके नातेदारी में जो पद मिल गया, वो सारी चीजें आपको लंबे समय तक रहेगा, तो वो स्थायी है। जबकि अर्जित में क्या है, आपने योग्यता, मेहनत बढ़ा दिया, प्रयास बढ़ा दिया तो आपका पद ऊंचा हो जाएगा, आपने मेहनत घटा दिया तो आपका पद प्रमोशन हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। समाज में पद अथवा परिस्थिति ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो क्या होती है? स्थायी होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति क्या होती है? अर्जित परिस्थिति अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला अंतर क्या होता है कि प्रदत्त परिस्थिति अनिश्चित होती है, ठीक है। अनिश्चित का मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में कोई पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। जबकि अर्जित परिस्थिति निश्चित होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप यहां ऐसे समझिए कि जैसे पिता होता है, ठीक है। अब पिता जो है वो प्रदत्त परिस्थिति के अंदर, पिता का जो पद होता है वो कैसे परिस्थिति का उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। अब पिता के अधिकार क्या क्या होंगे, इसकी सीमा का कोई निर्धारण है क्या? बिल्कुल नहीं। अब
प्रजाति के आधार पर या शारीरिक विशेषता के आधार पर देख ले, किसी की त्वचा की सुंदरता किस मात्रा तक होगी या नातेदारी से प्राप्त अधिकार जो है वो स्पष्ट है कि नहीं है, इसका निर्धारण या कह सकते हैं ये अधिक निश्चित नहीं होता। जबकि अगर कोई जज है, प्राचार्य है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कहने का मतलब वो अर्जित परिस्थिति धारित करता है या उसके पास अर्जित परिस्थिति मिला है, यानी उसने प्रयास किया है, तो उसके जो कार्य हैं, अधिकार हैं, वो सारी चीजें क्या है, पहले से क्लियर है, यानी अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है, कुल मिला जुलाकर कहना यही है कि वो अधिक स्पष्ट होते हैं। यानी जो अधिकार की बात करें तो उनकी अधिकारों में यानी प्रदत्त परिस्थिति जो मिली होती है उसमें अधिकारों में अस्पष्टता होती है कि किस सीमा तक अधिकार मिले हुए, जबकि अर्जित परिस्थिति में सामाजिक अधिकार असीमित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अंतर हम देखें तो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो कैसे समाजों में पाया जाता है, आदिम समाजों में पाया जाता है। कैसे समाजों में पाया जाता है, आदिम समाजों में पाया जाता है। जबकि जो अर्जित परिस्थिति किस समाज का उदाहरण है, ये आधुनिक समाजों का उदाहरण है। किसका, आधुनिक समाजों का उदाहरण है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण या जो पाया जाता है वो परंपरागत समाजों में अधिक पाया जाता है, जबकि अर्जित परिस्थिति आधुनिक समाजों की विशेषताएं हैं या आधुनिक समाज में जो परिस्थिति का प्रकार है या महत्व माना, किस प्रकार के परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है, तो अर्जित परिस्थिति को। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के अंतर को आप लोगों ने अच्छे से देखा है। इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग भूमिका, इसका जो पूरक अवधारणा है भूमिका यानी रोल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।